थर्मोडायनामिक्स में अभी तक हम लोग बेसिक्स को अच्छे से कवर कर चुके हैं। सबसे पहले आप लोगों ने मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर पढ़ा, जहां पर आप लोगों ने थर्मोडायनामिक पोटेंशियल और थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस को याद किया। उसके बाद आप लोगों ने कंप्लीट डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना सीखा। उसके बाद आपने थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट पढ़ा, जहाँ पर आपने अल्फ़ा, बीटा और गामा को देखा। उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की बात की, और विद द हेल्प ऑफ यूलर थ्योरम आप लोगों ने स्टेट फंक्शन को स्टेट फंक्शन प्रूव करना भी सीखा। उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी, और उसके बाद आप लोगों ने हीट कैपेसिटी को देखा। हीट कैपेसिटी के अंदर आप लोगों ने फीचर्स ऑफ हीट कैपेसिटी को याद किया, और साथ ही साथ आप लोगों ने Cp माइनस Cv के कुछ रिलेशंस को भी याद किया। उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने वर्क डन निकालना सीखा, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर भी और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर भी। उसके बाद आप लोगों ने जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के ऊपर अच्छा खासा टाइम दिया, और उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने कार्नोट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर कंसेप्ट को भी अच्छे से समझा। उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ा, जिसकी यूज़ हम लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर कर रहे हैं। और उसके बाद आप लोग एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करना सीख रहे थे। रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने बात की, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने बात की, इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने बात की, और इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन की भी आपने बात की। उसके बाद हम लोग एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पढ़ रहे थे, जहाँ पर आप लोग सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग और सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग को अभी तक कर चुके हो। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस को स्टार्ट किया था। आज की क्लास के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो डेल्टा जी मिक्सिंग और डेल्टा एस मिक्सिंग के रिलेटेड आपसे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, और साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर गिब्स पैराडॉक्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस पढ़ रहे थे, जहां पर हम लोगों ने डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग के कुछ फॉर्मूलेस को याद किया था। साथ साथ हमने कुछ कंडीशंस भी देखी थी कि कौन सी मिक्सिंग आपकी आइडियल मिक्सिंग होती है। वो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आज ही क्लास के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग से रिलेटेड आपसे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो, जैम का एग्जाम हो, टीफर का एग्जाम हो। हर एक एग्जाम से मैंने एक एक क्वेश्चन उठाया है, और मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उठाए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस पार्ट को लेकर। तो हमने कल की क्लास के अंदर दो फॉर्मुलेस देखे। सबसे पहले फॉर्मुले के बाद रिवाइज कर लेते हैं। आपका जो फॉर्मुला देखा था डेल्टा एस मिक्सिंग का, आपने देखा था -r समेशन ऑफ ni ln xi, ये आपका फॉर्मूला था डेल्टा एस मिक्सिंग का। आपने साथ साथ देखा डेल्टा जी मिक्सिंग का, जहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि आप डेल्टा एस मिक्सिंग वाले फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दो -t के साथ, आपका डेल्टा जी मिक्सिंग भी इजीली निकल जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले आपने कल क्लास के अंदर याद कर लिए थे। मान लीजिए हम लोग आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इन फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको समेशन को खोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, किस तरह आखिर हम समेशन को किस तरीके से खोलें। तो उन बच्चों के लिए मैं एक बार कुछ खोल कर दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको समेशन को खोलना है। मान लीजिए कि आपके पास कोई मिक्सचर है, और वो मिक्सचर आपके पास बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मिक्सचर का मतलब क्या? मिक्सचर के अंदर आपके पास सिर्फ दो कंपोनेंट है, यानी कि आपने सिर्फ दो गैसेस को मिलाया होगा। मान लीजिए कि आपने ऑक्सीजन गैस को और आर्गन गैस को मिलाया, लेकिन आपने सिर्फ दो ही गैस को मिलाया है। उन मिक्सचर को आप क्या बोलते हो? बाइनरी मिक्सचर बोलते हो। तो अगर आपके पास बाइनरी मिक्सचर, इसका मतलब क्या? आपने मिक्सिंग की होगी N1 मोल ऑफ A एंड N2 मोल ऑफ B। A और B मैंने यहाँ पर कोई दो गैस ले ली, और N1 और N2 से क्या है? अमाउंट है। A का जो आपकी A गैस है उसका अमाउंट N1 मोल है, जो आपकी B गैस है उसका अमाउंट क्या है? N2 मोल है। और आपने इसको मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद आप लोग डेल्टा एस मिक्सिंग निकाल रहे हो। कैसे आप लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आप बेसिकली सिर्फ इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देख रहे हैं, कैसे आप लोग इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर सकते हो। तो आपको पता है डेल्टा एस मिक्सिंग आपका होता है -2.303 R इंटू में N1 log x1, या फिर आप बोल सकते हो -2.303 R समेशन ऑफ ni log xi। जैसे ही मैंने ln को यहाँ पर लोग के अंदर कन्वर्ट किया, मैंने 2.303 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मैं इसे क्यों लोग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जनरली जब पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैलकुलेटर के टाइम पे आपके पास लोग टेबल होती है, तो वहाँ से आप लोग को इजीली कैलकुलेट करते हो। अगर आपके पास कैलकुलेटर है
तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ सीधा एलन के फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई करने की। लेकिन अगर आपको पेपर के अंदर लॉग टेबल गिवन है तो आपको वहाँ से लॉग टेबल के यूज़ करके लॉग की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना पड़ता है। इसलिए जनरली हम लोग लॉग को लेकर कैलकुलेशंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स को करते हैं एग्जाम के अंदर, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपली मैंने यहाँ पर एल एन को लॉग के अंदर कन्वर्ट किया, साथ ही साथ मैंने 2.303 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास कुल मिलाकर 2 गैसेस थे, इसका मतलब आई की जो वैल्यू है वो आपकी, इसका मतलब क्या है, जो आपकी जो आई की वैल्यू है वो 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी, 2 तक जाएगी। जब मैं उसको 1 पुट करूँ तो क्या करूँगा, N1 ln x1, और यहाँ पर समेशन का मतलब ये है कि जब मैं जब मैं आई की एक वैल्यू को छोड़कर दूसरी वैल्यू को पुट करूँ तब मैं बीच में क्या लगा दूँ, समेशन लगा दूँ। मैंने समेशन को लगा दिया, N2 ln x2, इस तरीके से मैं इसको खोलता रहूँगा। मान लीजिए अगर आपके पास एक और गैस हुई तो आप यहाँ पर लिखते हैं N3 ln x3 एंड सो ऑन, जितनी भी गैसेज हैं आपके पास उस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। लेकिन अगर गैस आपके पास बाइनरी मिक्सिंग की है तो आपके पास गैस अगर बाइनरी मिक्सचर है तो आपके पास डेल्टा एस मिक्सिंग का जो फॉर्मूला है वो ये निकल कर आएगा। और जो आपके पास x1 होता है, क्या होता है, आपके पास मोल फ्रैक्शन होता है। कैसे निकालोगे इसको आप, x1 आपका हो गया N1 अपॉन में टोटल मोल्स N1 प्लस N2, आपका x2 हो जाएगा N2 अपॉन में N1 प्लस N2, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है। और एक बात और, x1 प्लस x2 आपका क्या होता है, 1 के बराबर होता है। जितनी भी गैसेस आपके पास हैं उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम आपके पास 1 आने वाला है। अगर 2 गैस हैं तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, 3 है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1, अगर 4 है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 1। ये रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। किस तरीके से आप लोग डेल्टा जी मिक्सिंग को लिख सकते हैं, आप लोग उसको भी देख लीजिए। डेल्टा जी मिक्सिंग आपका होगा 2.303 RT इंटू में N1 log x1 प्लस N2 log x2। आप ये भी कर सकते हो कि इसको क्या करो, आप इसको n से मल्टीप्लाई भी कर दो और n से डिवाइड भी कर दो। आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और आपने इसको डिवाइड भी कर दिया। मैंने डिवाइड किया, इसको मैं क्या कर दूं, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूं। मैं इसको यहाँ पर n लिख दिया, मैंने इसको यहाँ पर n लिख दिया। अब आपका N1 अपॉन n क्या बन गया, x1 बन गया, आपका N2 अपॉन n क्या बन गया, x2 बन गया। तो आप इस फॉर्म में भी फॉर्मूले को याद कर सकते हो, आप इस फॉर्म में भी फॉर्मूले को याद कर सकते हो। आपके ऊपर है कैसे आप इसको याद कर रहे हो। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो आपको डेटा गिवन होगा उस डेटा के हिसाब से आप लोगों को फॉर्मूलेस को पुट करना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर सूट करेगा, कौन से फॉर्मूले के हिसाब से आप लोग आंसर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो आप देख लेना कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करने वाले हो, कौन तरीके से आप उसे याद करोगे। कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब आज की क्लास के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो डेल्टा जी मिक्सिंग और डेल्टा एस मिक्सिंग को लेकर पेपर के अंदर आए हुए हैं। साथ साथ हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूफ भी करेंगे कैसे आप लोग इस फॉर्मूले तक पहुँचे हो, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी डेल्टा एस के फॉर्मूले देखे थे वहाँ पर आपका T2/T1 P2/P1 आ गया। तो कैसे आप लोगों ने कन्वर्ट करके आप सीधा गैस की अमाउंट तक पहुंच गए, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। साथ साथ एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी है, मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज़ करते वक्त सिर्फ अमाउंट लिया है, मैंने यहाँ पर मोल लिया है और मोल फ्रैक्शन लिया है। अब मैंने अमाउंट किस गैस का लिया है वो यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर आपने पास मिक्सचर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, दूसरे मिक्सचर के अंदर आपके पास क्या है आपके पास नियोन और आर्गन गैस है, और आपके पास जो मान लीजिए आपके पास कोई 2 मिक्सचर हैं, एक मिक्सचर के अंदर आपके पास हाइड्रोजन गैस है और O2 गैस है, ये आपके पास 2 मोल है, ये आपके पास 3 मोल हैं। दूसरे मिक्सचर के अंदर आपके पास क्या है, आर्गन गैस है और नियन गैस है, इसके आपके पास कितने मोल हैं, 3 मोल हैं, और इसके आपके पास कितने मोल हैं, 2 मोल है। तो इस केस के अंदर भी डेल्टा एस मिक्सिंग सेम आएगी और इस केस के अंदर भी डेल्टा एस मिक्सिंग सेम आएगी। ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन सी गैस को मिला रहे हो। ये फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि पहली बात तो आप गैसेस को मान रहे हो आइडियल। अगर आपने आइडियल गैस मान लिया इसका मतलब क्या, सारे गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सेम तरीके से बिहेव करेंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा, जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो पूरे कंटेनर के हिसाब से वो नेग्लिजिबल होगा। तो वो सब चीज़ें तो हैं ही। साथ ही साथ आप जो मिक्सिंग कर रहे हो वो मिक्सिंग भी आइडियल मिक्सिंग है। तो वो मिक्सिंग भी आइडियल है, तो मतलब क्या, आपका डेल्टा एच मिक्सिंग 0 हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 हो जाएगा। तो कहीं पर भी कोई चेंज नहीं आ रहा। आपकी जो गैस के चेंज होने से आपकी डेल्टा एस मिक्सिंग के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि आपका मिक्सिंग जो है वो आइडियल मिक्सिंग है और आइडियल गैस की है। तो फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप किन दोनों गैस को मिला रहे हो। अगर आपके अमाउंट सेम है तो आपका डेल्टा एस मिक्सिंग इस केस में भी वही आएगा और इस केस के अंदर भी आपका वही आएगा। तो क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को वो ज़रूरी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो गैस के नाम आपको ना दे, वो ऐसे बोल दे कि ए गैस मिलाई है 2 मोल, बी गैस मिलाई है 4 मोल, डेल्टा एस मिक्सिंग निकाल दो बिना गैस के नाम से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। आज ही हम लोग अभी उसी को करने वाले हैं।
तो जो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया वो मैंने लिया है एंट्रोपी चेंज का, जो मेरा पहला पढ़ा था हम लोगों ने, जहाँ पर हम लोगों ने रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, उस पार्ट से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि जनरली आपको इस क्वेश्चन के अंदर, आप इस क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर आपके पास डेटा बहुत कम है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ देता हूँ मैं एक बार आपके सामने। फॉर वाटर डेल्टा एच वेपराइजेशन इज इक्वल टू 41 किलो जूल पर मोल। द मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली। तो उसने सिर्फ आपको डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया है और आपसे वो डेल्टा एस पूछ रहा है। उसने डेटा में आपको सिर्फ डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया है। आप जी देखिए, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा मिलेगा जिसके अंदर आपको बहुत सारा डेटा गिवन होगा और आपसे वो कोई चीज़ पूछेगा। जनरली पहली नज़र के अंदर हमें वो क्वेश्चंस थोड़े से इजी लगते हैं। इजी इसलिए लगते हैं क्योंकि सर हमारे पास बहुत सारा डेटा तो है, अब हमारे दिमाग के अंदर तो बहुत सारे फॉर्मूले, कोई ना कोई मैं इसके ऊपर फिट बिठा दूंगा और मैं यहाँ से वैल्यूज़ को निकाल दूंगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ पर आपके पास जो डेल्टा है, जैसे मान लो जो डेटा है आपके पास वो डेटा बहुत कम दिया गया हो, तो उस केस के अंदर आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो सोचना भी आपको पड़ेगा। आपको यहाँ पर बहुत सेलेक्टिव सोचना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको डेल्टा एच वेपरेशन दिया गया, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है। देखिए क्वेश्चन आपका है डेल्टा एस का। अगर डेल्टा एस का क्वेश्चन है तो आप लोग वो नहीं छोड़ने वाले, आपने डेल्टा एस में सब कुछ पढ़ा हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विद इन 10 सेकेंड आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। नेट जेआरएफ जून के पेपर के अंदर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पर आपसे पूछा गया है द मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मतलब क्या, आपका H2O लिक्विड से कहाँ जाएगा, H2O वेपर के अंदर जाएगा। मैंने H2O क्यों लिया, क्वेश्चन में आपको गिवन है फॉर वाटर, राइट। आपको साथ साथ ये भी गिवन है कि डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या होता है। डेल्टा एच वेपरेशन क्या होता है, पानी को, लिक्विड को, पानी को हमें भाप में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच वेपराइजेशन बोलते हैं। लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते वक्त जितनी हीट हमें चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच वेपराइजेशन बोलते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब इसने आपको दे दिया है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब पानी के केस के अंदर वो आपको ज़्यादा डेटा नहीं देगा। आपको पता होना चाहिए कि पानी जो है वो आपका बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो ये आपको पता होना चाहिए अपने आप से। अब आप समझिए कि पहले तो ये समझिए कि आपका जो केस है वो कैसा केस है। इस केस में आप देख रहे हो कि जो आपका फेज है वो चेंज हो रहा है, लिक्विड से आप वेपर के अंदर जा रहे हो, लेकिन जो आपके प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस है ये सेम रहेगी। 1 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर है 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस है, तो फेज चेंज आपके वेरिएबल्स सेम रह गए। फेज चेंज हो गया, इसका मतलब क्या, ये बन गया है आपका रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आपके पास कोई केस आता है रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन का, तो वहाँ पर तो आपको सिंपली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाना है, जिसकी हेल्प से आप इजीली क्या निकाल सकते हो, डेल्टा एस निकाल सकते हो। क्या है वो लो आपके पास, dQ/T है। dQ क्या है इस केस के अंदर, डेल्टा एच वेपराइजेशन है। T क्या है जिसके ऊपर ये बॉयल हो रहा है, कितने बॉयल हो रहा है, ये हो रहा है आपके पास 373 केल्विन के अंदर। ध्यान रहिए टेम्परेचर आपको केल्विन के अंदर लेना है। तो डेल्टा एच की वैल्यू पुट कीजिए, क्या है 41 किलो जूल। वैल्यू मैं यहाँ पर जूल के अंदर पुट कर रहा हूँ। क्यों मैं जूल के अंदर पुट कर रहा हूँ, क्योंकि आप ऑप्शंस को देखिए, सारे ऑप्शंस आपके पास जूल के अंदर है, सारे के सारे ऑप्शन किसके अंदर है, जूल के अंदर। तो डेल्टा एस भी आपको किस में चाहिएगा, जूल में चाहिएगा। अगर आपको डेल्टा एस जूल में चाहिए तो आपको डेल्टा एच वेपरेशन को किस में पुट करना पड़ेगा, जूल के अंदर ही पुट करना पड़ेगा। मैंने पुट कर दिया, डिवाइड बाय मैं 373 करूँगा तो समथिंग अराउंड आपके पास 100 के करीब आएगा और आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर इस क्वेश्चन के लिए तो मुझे कैलकुलेशन ही करने की ज़रूरत पड़ेगी, जेआरएफ के अंदर तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो मैं कैसे यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगा, कैसे मैं डिवाइड करूँगा, कैसे मैं 41,000 को 373 से डिवाइड करूँगा। तो पहले आप ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। ऑप्शंस आपके पास बहुत दूर दूर गिवन है। आपको पहला ऑप्शन गिवन है 410, दूसरा गिवन है 110, तीसरा है 41 और चौथा है आपके पास 11। तो ऑप्शंस का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब आपको सिर्फ अप्रोक्स कैलकुलेशन की ज़रूरत है और अप्रोक्स कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आपको नेट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत, अगर आपके पास यहाँ पर गैप नहीं होता ऑप्शन के अंदर, मान लीजिए आपके पास ऑप्शन होते 108, 1011, 109, अगर इस टाइप के आपके पास ऑप्शन होते तो आपको बिल्कुल कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती और उसी के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नेट के अंदर नहीं आते, गेट के अंदर आ सकते हैं। गेट के अंदर आपके जो ऑप्शंस है वो बहुत क्लोज हो सकते हैं एक दूसरे के, वहाँ पर आपके पास कैलकुलेटर होता है, तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर आपके पास ऑप्शन बहुत क्लोज हैं। लेकिन अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं तो आपको एक रफ कैलकुलेशन करनी है और आप ईजिली देख के बता सकते हो। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जब आप इन 3 नंबर को काटोगे तब भी आप क्या लगाओगे, 1 लगाओगे, साथ में 2 0 तो है ही, यानी कि आपका आंसर 100 के करीब आने वाला है। आपके पास सिर्फ
एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो सीधा आप ऑप्शन बी को टिक कीजिए और आपका आंसर ये इजीली निकल कर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं डेल्टा जी मिक्सिंग का। गेट का क्वेश्चन है, गेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, फिर इन द ब्लैंक टाइप में आया था। यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास है, द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इज डिफाइंड एज डेल्टा जी मिक्सिंग। 1 मोल ऑफ हीलियम, 3 मोल ऑफ नियॉन एंड 2 मोल ऑफ आर्गन आर मिक्सड एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी मिक्सिंग बाय आर टी इज। अब आपको ये हीलियम, नियॉन और आर्गन से कुछ लेना देना नहीं है, आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ ये चाहिए कितने अमाउंट में आप गैस को मिला रहे हो और कितनी गैस को आप मिला रहे हो। तो आपके पास क्या है, N1 आपके पास क्या है 1 मोल, N2 आपके पास क्या है 3 मोल, N3 आपके पास क्या है 2 मोल। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, X1 को निकाल सकते हो। X1 कैसे निकालोगे आप, N1 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3। X2 कैसे निकालते हो आप लोग, X2 निकालोगे N2 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3। X3 कैसे निकालोगे आप लोग, N3 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3। इस तरीके से आप लोग निकालने वाले हो मोल फ्रैक्शंस को। तो N1 क्या है 1 है, टोटल मोल कितने हो गए, N1 प्लस N2 प्लस N3 कितना है 1 प्लस 3 प्लस 2 कितना है आपके पास 6 है। तो ये आपके पास हो गया 1/6। ये आपके पास निकल कर आ जाएगा कितना 3/6। ये आपके पास निकल कितना आ जाएगा 2/6। इसको आप और फर्दर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो 1/2, इसको आप लिख सकते हो 1/3। तो ये आपके पास निकल कर आ गए। आपको N1 भी पता है, आपको N2 भी पता है, आपको N3 भी पता है, आपको X1 भी पता है, आपको X2 भी पता है, आपको X3 भी पता है। आपको सिर्फ क्या निकालना है, डेल्टा जी मिक्सिंग निकालनी है। फॉर्मूला भी आपको पता है, फॉर्मूला आपके सामने है 2.303 RT समेशन ऑफ NI log ऑफ XI। 3 गैस के लिए अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो आप यहाँ पर बोल सकते हो आपको निकालना है डेल्टा जी मिक्सिंग बाय RT। तो RT को भी आप इधर ले आइए, आपको निकालना है डेल्टा जी मिक्सिंग बाय RT। 3 गैसेस के लिए इसको एक्सपेंड कीजिए। आपके पास कैलकुलेटर है, क्योंकि क्वेश्चन किसका है, गेट का है, तो आपके पास कैलकुलेटर आपके हाथ में है। तो आप लोग यहाँ पर log की वैल्यूज़ को पुट करते रहिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है जैम का। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए अभी तक आपसे गेट के अंदर क्या पूछा उसने, डेल्टा जी मिक्सिंग पूछी, लेकिन जैम के अंदर वो आपसे सिर्फ डेल्टा जी मिक्सिंग नहीं, वो आपसे सब कुछ पूछ रहा है। वो आपसे डेल्टा वी मिक्सिंग पूछ रहा है, डेल्टा यू मिक्सिंग पूछ रहा है, डेल्टा एच मिक्सिंग पूछ रहा है, डेल्टा एक्स मिक्सिंग पूछ रहा है। तो जो बच्चे जैम की तैयारी कर रहे हैं वो ये मत समझना कि अभी आप लोग 22वें लेक्चर तक पहुँच गए थर्मोडायनामिक्स के, तो यहाँ से जैम के अंदर से आने के चांसेस बहुत कम है। बल्कि जो बच्चे जैम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को हर कंसेप्ट को पढ़ना है, चाहे वो थोड़ा थोड़ा पढ़ें। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी छोड़ के जाएंगे। जैम के पेपर के अंदर आप लोगों के पास कोई भी चॉइसेस नहीं होती, आपको पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का पढ़ना पड़ेगा, तीनों ब्रांचेस। आपको फिजिकल पढ़नी पड़ेगी, आपको ऑर्गेनिक पढ़नी पड़ेगी, आपको इनऑर्गेनिक पढ़नी पड़ेगी। तो जैम वाले बच्चों को तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। साथ साथ उन लोगों को थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं वो लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैम के एग्ज़ाम के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक नाम की कोई चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको सारा सिलेबस पढ़ना है। तो अगर आप लोग पिछले 10 साल का, पिछले 15 साल का पेपर का एनालिसिस करोगे तो आप लोग उसके अंदर से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ईजिली निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ CSIR नेट JRF की, तो ये पेपर थोड़ा ऐसा पेपर होता है जहाँ पर आप लोगों को हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास चॉइसेस हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि नेट एग्ज़ाम क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तीनों ब्रांचेस में से किसी एक ब्रांच के ऊपर फोकस करो, बाकी दोनों ब्रांचेस के ऊपर थोड़ा सा लाइटली, लेकिन उसको थोड़ा सा पढ़ो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ के चले जाओ, लेकिन उनको पढ़ो, लेकिन इतना ज़्यादा फोकस मत करो। पर एक ब्रांच के ऊपर तो आपको इतना फोकस करना है कि उसकी एक भी यूनिट के अंदर से एक भी चीज़ आप लोग छोड़कर ना जाओ। पूरा पेनिट्रेशन इसको बोलते हैं कि आप लोगों को सारा कुछ पढ़ रहे हो उस पार्ट के अंदर से, पूरा डीपली आपने हर एक टॉपिक को पढ़ा है। अगर आप लोग थर्मो पढ़ रहे हो तो पूरा डीपली सारा कुछ पढ़ रहे हो। अभी तक 22 लेक्चर हो चुके हैं थर्मोडायनामिक्स के, 10-12 लेक्चर और आएंगे थर्मोडायनामिक्स के, तो हम थर्मोडायनामिक्स को पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं। पेपर आपका थर्मोडायनामिक्स के अंदर से, जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ इसके अंदर से ही आएगा, इससे बाहर आपको पेपर देखने को नहीं मिलने वाला। जब पेपर आएगा तब आपको मैं नोट्स के साथ पेपर को सॉल्व भी कराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कहाँ से क्वेश्चन आया है। इसलिए ध्यान से पढ़िए, हर एक चीज़ को बहुत बार बार पढ़िए। जहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही है वहाँ पर आप कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये पार्ट समझ नहीं आया, ताकि मैं आपको दोबारा उस पार्ट को अच्छे से समझा सकूँ। तो आप लोग आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, थर्मोडायनामिक्स को पूरा पढ़िए। बड़ी यूनिट है,
आराम आराम से पढ़िए, लेकिन आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी पार्ट छोड़ा तो ये मान कर चलिए वो पार्ट पेपर के अंदर आ सकता है। अगर आप लोग किसी चीज़ को पढ़ रहे हो नेट की तैयारी करते वक्त, तो उसको पूरा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगला ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, कंसीडर आइडियल मिक्सिंग ऑफ 2 मोल्स ऑफ टोलिन एंड 2 मोल्स ऑफ बेंजीन एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 300 केल्विन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा यू मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा जी मिक्सिंग एंड डेल्टा एस मिक्सिंग। अब अगर पेपर के अंदर यहाँ पर आप क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है आइडियल मिक्सिंग आपको गिवन है, इसका मतलब क्या, प्रेशर और टेम्परेचर आपके क्या रहेंगे, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेंगे, क्योंकि डेल्टा पी भी 0 होता है, डेल्टा टी भी आपका 0 ही होता है। प्रोसेस आपका आइसोथर्मल भी होता है और आपका प्रोसेस आइसोबारिक भी होता है। आपको क्या क्या गिवन है, आपको मोल गिवन है, आपको N1 कितना गिवन है, 2 मोल गिवन है, आपको N2 कितना मोल गिवन है। अब आपके पास ये भी 2 मोल गिवन है, वो टोलिन हो, बेंजीन हो या फिर कुछ भी हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको पता है कि आइडियल मिक्सिंग केस के अंदर हमने कंडीशंस को पढ़ा था, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि आपका डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, 0, डेल्टा यू मिक्सिंग भी क्या होता है आपका 0, डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होता है आपका 0। तो आपका ये तीनों पार्ट तो वैसे ही 0 हो गए, ये तीनों पार्ट आपके क्या हो गए, 0 आपके हो गए। ये आपने पढ़ा था जब हम लोग कंडीशंस पढ़ रहे थे आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस की। अब बात करते हैं डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग की। तो आपको N1 पता है, आपको N2 पता है, विद इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, X1 को निकाल सकते हो और X2 को भी निकाल सकते हो। बाकी आप लोगों को फॉर्मूला भी पता है डेल्टा एस और डेल्टा जी का। डेल्टा एस मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, -R समेशन ऑफ N1 ln X1, ये आपका फॉर्मूला है डेल्टा एस मिक्सिंग का। डेल्टा जी मिक्सिंग के फॉर्मूले के लिए आपको इसको -T से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये हो गया आपके पास RT समेशन ऑफ N1 ln X1। आपके पास Ni ln Xi, ये आई है यहाँ पर, ये क्या है, आई है यहाँ पर। तो आप लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हो, बाइनरी मिक्सर यहाँ पर गिवन है, 2 गैसेस आपको गिवन है, आपने उसको मिक्स किया हुआ है, तो आप लोग इसको एक्सपेंड कीजिए। आपको सारी की सारी वैल्यूज़ पता है, आपको N1 पता है, N2 पता है, X1 पता है, X2 पता है, वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए, अपना डेल्टा एस मिक्सिंग निकाल लीजिए। डेल्टा जी मिक्सिंग भी आप लोग इजीली निकाल सकते हो। बाकी की जो डेल्टा वी मिक्सिंग है 0, डेल्टा यू मिक्सिंग है 0, डेल्टा एच मिक्सिंग है ये भी 0। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है टीफर का। अब टीफर का क्वेश्चन है तो वो आपको थोड़ा बहुत तो ज़रूर घुमाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट सीधा सीधा तो आपको लिख कर देगा नहीं। तो इसने घुमाने की कोशिश तो बहुत की है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आपको बात इसने बहुत सीधी सीधी करी है। हमेशा ऐसे ही करता है टीफर वाला, आपसे क्वेश्चन तो देगा इतना बड़ा बड़ा, 5-5 लाइन के आपके क्वेश्चन होंगे, पता नहीं आपसे क्या पूछ लिया, और जो बात वो करता है वो बहुत बेसिक सी, बहुत सिंपल सी बात वो करता है। आपको गिवन है डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू NRT X ln X प्लस 1 माइनस X into में ln 1 minus X, where X is the mole fraction of one of the component. What are the enthalpy change and entropy change? अब आपको यहाँ से देख कर ये तो लग रहा है कि आपके पास कुल मिलाकर वहाँ पर 2 कंपोनेंट होंगे मिक्सचर के अंदर। एक कंपोनेंट तो इसके रिगार्डिंग होगा और एक कंपोनेंट इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा। अब उसने कहा है कि X आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट है। अगर आपके पास 2 कंपोनेंट है, अगर आपके पास A और B 2 कंपोनेंट है, इसका मोल फ्रैक्शन अगर X है तो इसका कितना होगा, अपने आप ही 1 माइनस X होगी। आपको पता है कि दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके 1 के बराबर आएगा। मान लीजिए इसका Y है तो आप क्या बोलते हो फिर, X प्लस Y आपका क्या होगा, 1 के बराबर होगा। Y क्या होगा आपके पास, 1 माइनस का X हो गया। तो ये आपका इसका मोल फ्रैक्शन हो गया। बाइनरी मिक्सचर के लिए अगर आप डेल्टा जी मिक्सिंग के फॉर्मूले को खोलोगे तो वो कैसे खोलोगे, आप उसे किस तरीके से खोल सकते हो, माइनस का प्लस का क्या होता है, प्लस का RT समेशन है, तो 2 टाइम के दोनों को मैं साथ साथ खोल रहा हूँ। कैसे खोलेंगे आप इसको, n को भी आप बाहर लिख सकते हो, n को भी आपने क्या कर दिया, बाहर आपने यहाँ पर n को कर दिया। फिर कैसे करोगे आप, अंदर क्या लगाओगे, XI ln ऑफ XI। अब I की जगह मैंने क्या कर दिया, पहले 1 को पुट कर दिया, मैंने 1 को पुट कर दिया, प्लस में X2 ln X2। इस तरीके से आप लोग डेल्टा जी मिक्सिंग को लिख सकते हो। ये आपने डेल्टा जी मिक्सिंग को इस तरीके से आपने लिख दिया। अब उसने आपको मोल्स तो दिया नहीं है, कितने में पूछा है, कितने में क्या नहीं पूछा। अब ऑप्शंस को देखिए, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं पूछी गई, आपसे बस ये पूछा गया कि आपका ग्रेटर देन 0 होगा या वो लेस देन 0 होगा। तो आपको तो इस तरीके से खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने बस आपको खोल कर दिखाया किस तरीके से आप इसको खोल सकते हो। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपकी एंथैल्पी चेंज यानी कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी और आपकी एंट्रोपी चेंज यानी कि डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगी। तो ये बात तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि कंडीशंस ऑफ
आइडियल मिक्सिंग क्या होती है, यहाँ पर आपका डेल्टा एक्स मिक्सिंग आपकी क्या होनी चाहिए, जीरो होती है, तो आपकी क्या होती है, जीरो होती है। और डेल्टा एक्स मिक्सिंग आपकी क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है। क्यों? क्योंकि आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, जिसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको बस ये मानना है कि आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग तो जीरो होनी चाहिए और डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही हो गया। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं यहाँ पर क्या पूछा गया है, लेकिन बात उसने बहुत सिंपल सी करी है कि आपका डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, कंडीशंस क्या होती हैं आइडियल मिक्सिंग की, बस उसने आपसे यही पूछा है, इससे ज़्यादा उसने आपसे नहीं पूछा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। The entropy of mixing of 10 moles of helium and 10 mole of oxygen at constant temperature and pressure assuming both to be ideal gas। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी आपका गेट का ही क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन को कैसे पढ़ूँ, आपके पास फॉर्मूला तो एक ही है, उसके टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो गेट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन के जैसा एकदम सेम है, जहाँ पर 10 मोल्स ऑफ हीलियम गैस है, 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। इसका मतलब क्या, आपकी मिक्सिंग आइडियल है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि आप स्टेटमेंट देखकर समझ जाएं कि आपकी मिक्सिंग जो है वो कब आइडियल होने वाली है और कब वो नॉन आइडियल होने वाली है। तो इस केस को भी आप उस तरीके से करोगे। आपको N1 पता है 10 मोल, आपको N2 भी पता है 10 मोल। अब वो क्या निकालना है, आपको निकालना है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग आपको निकालनी है। जब तक वो आपको बोले ना कि आपको मोलर एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो आप लोग क्या निकालने वाले हो, टोटल वाली आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप इसको निकालिए, ऑप्शंस को मैच कीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर मुझे चाहिए कि फिफ्थ आंसर क्या आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर है। बल्कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं, आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर को ट्रैक कीजिए। कमेंट में इस तरीके से लिखिए कि 1 का आंसर क्या है, 2 का आंसर क्या है, 3 का आंसर क्या है। जो क्वेश्चन ऑप्शन वाले हैं उसके आप ऑप्शन लिख दीजिए, जो क्वेश्चन ऑप्शन वाले नहीं हैं उनके आप किस तरीके से लिखोगे, उनकी आप सीधी वैल्यूज़ को यहाँ पर आराम से लिख सकते हो। तो इन क्वेश्चन को करिए, इसका क्या आंसर निकल कर आ रहा है ये भी आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के थ्रू। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकते हैं, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस x एंड 2 मोल ऑफ आइडियल गैस y। अब यहाँ पर उसने x और y दिया है, पर कोई बात नहीं, हमें गैस के नाम से कोई फर्क पड़ने वाला वैसे भी नहीं था। इनिशियली एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर मिक्सड अंडर आइसोथर्मल आइसोबारिक कंडीशन। वो कंडीशन को ऐसे भी लिख सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है आपके पास आइडियल मिक्सिंग हो रही है। इसका मतलब क्या, आपके पास आइडियल मिक्सिंग हो रही है। द एंट्रोपी चेंज ऑफ द मिक्सिंग इज जूल पर केल्विन में आपको निकालना है। दोनों मोल के आपको क्या गिवन है, N1 आपको 2 मोल गिवन है, N2 आपको क्या गिवन है, 2 मोल ही गिवन है। गेट 2018 का क्वेश्चन ये है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, एक ही फॉर्मूला आपके पास है, बार बार आपको उस फॉर्मूले को ही अप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं नेट का, और 2011 के अंदर आया हुआ था। पिछला वाला क्वेश्चन जून में आया था, ये क्वेश्चन कब आया था, दिसंबर के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था। 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ N2 एंड 2 मोल ऑफ O2 वर मिक्सड एट 300 केल्विन। द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज। यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस में गिवन है वो एलन के अंदर ही आपके पास ऑप्शन में गिवन है। इसका मतलब आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ये क्वेश्चन गेट के अंदर आया होता तो ये वो आपको फिल इन द ब्लैंक के अंदर भी ये क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास कैलकुलेटर है। यहाँ कैलकुलेटर नहीं है, तो उसने ऑप्शन भी आपको एलन की टर्म में ही दिए हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, आपको गिवन है आपका N1 क्या 1 मोल, आपका N2 क्या 1 मोल, आपका N3 क्या 2 मोल, आपका N टोटल क्या होगा आपके पास 1 + 1 + 2 कितना 4 मोल। ये आपके पास हो गया है N टोटल। आपका x1 कितना निकलेगा, N1 में NT 1/4। आपका x2 कितना निकलेगा 1/4। आपका x3 कितना निकलेगा 2/4। इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा एस मिक्सिंग निकालनी है। तो डेल्टा एस मिक्सिंग का मैं फॉर्मूला यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, क्या आपका फॉर्मूला होता है, आपने बार बार इसको लिख भी दिया है वैसे भी। तो ये आपके पास फॉर्मूला निकल कर आएगा N1 इंटू में ln x1 प्लस N2 इंटू में ln x2 प्लस N3 इंटू में ln x3। इस फॉर्मूले के अंदर आप लोग N1, N2, N3, x1, x2, x3 की वैल्यूज़ यहाँ से उठाइए, पुट कीजिए, थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर कीजिए। 2011 के अंदर क्वेश्चन आया था। नेट के अंदर आपके पास मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के क्वेश्चन ही देता है। जनरली वो आपको ऑप्शन के अंदर लॉगरिथम दे देगा, एलन दे देगा, लॉग की फॉर्म में दे देगा, लेकिन आपसे वो कैलकुलेशंस नहीं करवाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका जो है
गेट का ही क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है। फॉर मिक्सिंग ऑफ 2 आइडियल गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोसफेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब उसने यहाँ पर बताया नहीं कि मिक्सिंग कैसी है, तो आपको कैसी कंसिडर करनी है, आइडियल मिक्सिंग ही कंसिडर करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है। कंडीशंस आपने पढ़ी है, आपको पता है कि जो आपका डेल्टा एच मिक्सिंग होता है वो कैसा होता है, 0, तो ये तो सही है। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होती है, 0, तो ये भी सही है। टी आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो डेल्टा टी भी क्या होने वाला है, 0, तो ये भी सही है। डेल्टा एस मिक्सिंग क्या आपका 0 होता है, नहीं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मिक्सिंग कर रहे हो 2 आइडियल गैस की, 2 अलग अलग गैस की आप मिक्सिंग कर रहे हो, तो आपका डेल्टा एस 0 नहीं आएगा, कोई ना कोई वो वैल्यू देगा। ध्यान रखिए, आप यहाँ पर 2 अलग अलग गैस को मिक्स कर रहे हो, तो आपका डेल्टा एस मिक्सिंग कभी भी 0 नहीं होगा, आपका डेल्टा जी मिक्सिंग भी कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये इनकरेक्ट है, इसका मतलब आपका ऑप्शन डी इस केस के अंदर सही है। तो ये कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं 8 जो हमने अभी तक पढ़ा है, उसके ऊपर से मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जे मिक्सिंग के अंदर। अब देखिए, आप लोगों को अगर ये क्वेश्चंस ईजी लग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग इस कोर्स को पूरा फॉलो कर रहे हो और आपने जस्ट अभी 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले ही आपने आपने डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग का फॉर्मूला पढ़ा है, आपने फॉर्मूले को पढ़ा है, फॉर्मूले को पढ़ते ही आप कुछ क्वेश्चन को करोगे तो आपको वो ईजी लगते ही हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आप लोगों ने इस थर्मोडायनामिक्स को पढ़े हुए आपको 10-15 दिन हो गए हैं और फिर आपसे वो कोई क्वेश्चन दे दे। अभी तो आपने इस टॉपिक को पढ़ा है, उसी टॉपिक का आपने क्वेश्चन कर दिया, तो आपसे वो इजी लगता है। अब अगर मैं आपसे इस टाइम पे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कार नोट इंजन का, तो आपको वही क्वेश्चन हार्ड लगेगा जो आपने पहले वो क्वेश्चन को पढ़ लिया है। इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, बार बार रिवीजन करिए हर चीज़ का। जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो आप पहले पेज से पढ़ना शुरू कीजिए। मान लीजिए आपके पास थर्मोडायनामिक्स के नोट्स इस टाइम पे इकट्ठे हैं और आपके पास कुल मिलाकर 80 पेजेस हैं। मान लीजिए कि आपके पास 80 पेजेस हैं, लेकिन स्टार्टिंग आपने कहाँ से की होगी, 10 पेजेस से की होगी, 20 पेज से की होगी, फिर 30 हुए होंगे, फिर 40 हुए होंगे। तो आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ते हो आपने उसकी नोटबुक को बनाया है, जब भी आप उस नोटबुक को खोलोगे तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा पहले पेज से पढ़ना है। आपने पहले दिन पढ़ा, एक दिन का आप पढ़ोगे तो आपको टाइम लगेगा 10 पेज को पढ़ने में, आपको 15-20 मिनट लग सकते हैं, आपको आधा घंटा लग सकता है। लेकिन जब आप नेक्स्ट डे उन्हीं 10 पेज को पढ़ोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। उसके नेक्स्ट डे पढ़ोगे तो आप लोग पेज को जल्दी जल्दी तेज करने लग जाओगे। और अगर आप बार बार ऐसे करते रहोगे, अगर आपने 1-2 हफ्ते तक लगातार उस कॉपी को स्टार्टिंग से पढ़ा है तो 10-15 दिन बाद आप देखो कि आप सिर्फ पेज ही पलट रहे हो और आपको सारी चीज़ें याद हो गई हैं। तो जब भी किसी भी टॉपिक को उठाओ, किसी भी नोटबुक को उठाओ, पहले पेज से ही पढ़ो। जब भी मैं यहाँ पर आप किसी लेक्चर लेकर आता हूँ तो मैं भी आपको पहले लेक्चर से ही रिकैप देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। वो रिकैप बहुत ज़रूरी है आपको ये बताने के लिए कि हम लोग इतनी चीज़ें कवर कर चुके हैं, तो आपके दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक करती है कि हाँ मैंने ये भी पढ़ा है, हाँ मैंने ये भी पढ़ा है। अगर मेरे कोई वर्ड बोलने के बाद आपको लगता है कि यार ये चीज़ मैं भूल रहा हूँ, तो आप क्या करते हो, आप उस लेक्चर को जाकर दोबारा देख लो, वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप भी बोलना शुरू करो, आप बोल बोल कर चीज़ों को याद करो कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर मैंने यही चीज़ पढ़ ली, मैंने इसके अंदर ये भी पढ़ लिया, मैंने क्वांटम में ये पढ़ लिया, मैंने इसमें ये पढ़ लिया। तो वो सब चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। अब कल लाइव चैट के अंदर मैं अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैंने एक मैसेज देखा बाद में, शायद दीपक गर्ग नाम था, उन्होंने मैसेज किया था कि वो बायो साइड से हैं, तो क्या वो क्वांटम को पढ़ सकते हैं। तो क्वांटम को बायो साइड से और मैथ साइड से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको केमिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो आपको क्वांटम केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, आपको ईजी तरीके से समझ में आएगी। और एक बात और, अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर क्वांटम केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो आपने सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक नहीं पढ़ा। क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ाने वाले जो टीचर्स हमें मिलते हैं वो हमें कॉलेजेस के अंदर, वो हमें बीएससी करते वक्त या फिर एमएससी करते वक्त हमें ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाते। हो भी सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अच्छा पढ़ाते हों, वो मैं हर एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पर इतना अच्छे से नहीं पढ़ा है क्वांटम केमिस्ट्री को। इवन बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको क्वांटम केमिस्ट्री यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अच्छे से नहीं पढ़ा है। हालांकि इंडिया के अंदर कंडीशंस ऐसी है कि आपको सही से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान और फंक्शंस के ऊपर होता है, फेयरवेल पार्टी के ऊपर होता है, फ्रेशर पार्टी के ऊपर होता है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है, पढ़ाई के ऊपर ध्यान थोड़ा सा कम होता है। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे थोड़ा सा क्वांटम केमिस्ट्री से कटने लग जाते हैं। अब जो बच्चे मेडिकल साइड के हैं वो सोचते हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा
मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है। हाँ, मैथमेटिक्स यूज़ होती है, प्रूव करने के अंदर बहुत सारी मैथमेटिक्स यूज़ होती है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ते हुए हम लोग उस मैथमेटिक्स को याद करते हैं। आप लोग अगर फिजिक्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको हर एक चीज़ को प्रूव करना पड़ता है, वहाँ पर आपको इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, वहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए। लेकिन केमिस्ट्री को पढ़ते वक्त हम लोग उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो अगर आप लोग मेडिकल साइड के हो तो आपको तो वैसे ही बहुत प्रैक्टिस है चीज़ों को याद करने की, तो आप लोगों के लिए तो एक प्लस पॉइंट है क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ना, आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री है, जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर याद कर रहे हैं। उसको हम समझ के नहीं कर रहे हैं कि आपने 12th क्लास के अंदर इंटीग्रेशन पढ़ा था, कैलकुलस पढ़ा था, तो इस तरीके से आपका सोल्व हो रहा है। हालांकि मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर हर एक चीज़ को सोल्व करके दिखाया है, लेकिन उस पार्ट को आप छोड़ सकते हो। मैं वहाँ पर आपको बार बार ये भी बोल रहा हूँ कि आप लोगों के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ रिजल्ट याद होना चाहिए। तो बातें बाद में करते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इन 8 क्वेश्चंस का आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए। जिनके आंसर मैंने करवा दिए हैं उनके आप आंसर्स मत देना। आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं गिब्स पैराडॉक्स। आखिर एक छोटी सी थ्योरम है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या है थ्योरम, कह रही है थ्योरम में कहती है इफ़ सेम गैस विद सेम अमाउंट और विद डिफरेंट अमाउंट आर मिक्सड आइडियली and no other gases are mixed in the mixture, then delta S mixing and delta G mixing is equal to 0। इसका मतलब क्या है, अगर आप लोग 1 मोल N2 के अंदर 5 मोल N2 मिला रहे हो, यानी कि सेम गैस N2 के अंदर N2 मिला रहे हो, उसका अमाउंट क्या है, सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। मान लीजिए आप लोग 1 मोल N2 के अंदर 1 मोल N2 मिला रहे हो, यानी कि अगर आप लोग सेम गैस को मिला रहे हो, N2 के अंदर आपने N2 को मिला दिया, चाहे वो आपने पहले 1 मोल लिया हो, बाद में भी आपने 1 मोल लिया हो, पहले आपने 1 मोल लिया हो, बाद में 5 मोल लिया हो, 10 लिया हो, कुछ भी लिया हो। If same gas with same amount or with different amount are mixed ideally and no other gases are mixed in the mixture, आपने एक मिक्सचर के अंदर सिर्फ 2 ही गैसेज हैं और वो गैसेज क्या हैं, सेम। मान लीजिए आपने इसके मिलाने के बाद आपने 5 मोल N2 और डाल दी, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, 10 मोल N2 और डाल दी, लेकिन आप सेम ही गैस को डाल रहे हो। और मिक्सिंग भी कैसे कर रहे हो, आप लोग आइडियली मिक्सिंग कर रहे हो। और आप आइडियली मिक्सिंग कर रहे हो और सेम गैस को आप बार बार ऐड कर रहे हो, अमाउंट सेम भी हो सकता है, अमाउंट अलग अलग भी हो सकता है, तो आपका डेल्टा S मिक्सिंग और डेल्टा G मिक्सिंग आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई 0 क्यों होता है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने 1 मोल N2 के अंदर आपने 2 मोल N2 को मिला दिया, तो बेसिकली ये मतलब क्या है इसका मतलब क्या है, आपके मिक्सचर के अंदर क्या है, 3 मोल N2 है। 1 मोल N2 के अंदर अगर आप 2 मोल N2 मिलाओगे, इसका मतलब क्या, आपके पास 3 मोल N2 है। अगर आपके पास गैस ही एक है तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1। इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1, क्योंकि आपके पास गैस ही एक है। अगर मोल फ्रैक्शन 1 हो गया तो ln xi क्या निकल कर आ जाएगा, ln 1, ये क्या हो गया, 0। अगर ये 0 तो क्या मतलब, डेल्टा S 0, उसी तरीके डेल्टा G भी 0। तो अगर आप लोग एक ही गैस को मिला रहे हो, उसका अमाउंट अलग अलग हो सकता है। आपने 1 मोल N2 लिया, 2 मोल N2 लिया, 10 मोल लिया, 20 मोल लिया, उसको मिलाए जा रहे हो सेम ही गैस को, तो उसका डेल्टा S मिक्सिंग और डेल्टा G मिक्सिंग क्या होगा, 0 होगा। बशर्ते आप लोग मिक्सिंग कैसी कर रहे हो, आइडियली मिक्सिंग कर रहे हो, तो आपका डेल्टा S मिक्सिंग और डेल्टा G मिक्सिंग 0 के बराबर रहेगा। पहली शर्त तो ये है कि मिक्सिंग आपकी आइडियली होनी चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि उन गैस के अलावा आपके पास कोई और गैस मिक्सचर के अंदर नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई मिक्सचर जहाँ पर आपके पास 1 मोल तो N2 है, फिर आपने क्या किया, इसके अंदर 5 मोल N2 आपने और मिलाया, लेकिन 5 मोल N2 मिलाने के बाद आपने क्या कर दिया, 3 मोल आपने O2 मिला दिया। अब जैसे ही आपने कोई नई गैस इसके अंदर इंट्रोड्यूस करी तो आपका डेल्टा G मिक्सिंग और डेल्टा S मिक्सिंग इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, वो कोई वैल्यू देगा। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, इफ़ 2 मोल ऑफ N2 इज मिक्सड विथ 3 मोल ऑफ N2 आइडियली देन डेल्टा S मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डेल्टा G मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ये बात मैंने आपको अभी अभी समझा दी है। इफ़ वी मिक्स 1 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल ऑफ N2 एंड 2 मोल ऑफ O2, यहाँ पर मैंने N2 को मिलाया पहले, फिर मैंने N2 को मिलाया, लेकिन बाद में मैंने क्या कर दिया, O2 को मिला दिया, आर मिक्सड आइडियली, देन डेल्टा S मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा G मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करोगे आप लोग 1 मोल ऑफ N2 और 3 मोल ऑफ N2 को कंबाइन करके क्या लिख सकते हो, 4 मोल ऑफ N2 लिख सकते हो। आप लोग इसको क्या लिखोगे, फिर 2 मोल ऑफ O2 लिखोगे। तो इसको आप लोग एज ए बाइनरी मिक्सचर मानकर इसको डेल्टा S मिक्सिंग और डेल्टा G मिक्सिंग निकाल सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही गैस है, सिर्फ सेम ही गैस है, तो उस केस के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। अगर वो मोल फ्रैक्शन आपके पास 1 बन गया तो आपका ln xi 0 बन जाता है।
उसके चक्कर में आपका डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग आपकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये गिब्स पैराडॉक्स है, इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा आपको क्वेश्चन दे देगा कि आपने 5 मोल N2 के अंदर 2 मोल N2 मिलाई, आपका डेल्टा एस मिक्सिंग क्या हो गई। अगर आपको गिब्स पैराडॉक्स नहीं पता तो आप क्या करोगे, वहाँ पर कैसे आप लोग मोल फ्रैक्शन निकालोगे, आप लोग लेकर चल दोगे N1 को 1, मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, 1 मोल N2 के अंदर 1 मोल ऑफ N2 के अंदर आपको 2 मोल ऑफ N2 मिला दी, और आपसे पूछ लिया क्या, डेल्टा एस मिक्सिंग। डेल्टा एस मिक्सिंग आपने पूछ लिया, आप तो बोलोगे वाह बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपको गिब्स पैराडॉक्स के बारे में नहीं पता, आपको नहीं पता अगर सेम गैस आप मिलाते हो तो वो जीरो होने वाला है। तो आप क्या करोगे, आप N1 को लेके चलोगे 1, N2 को लेके चलोगे 2, तो आपका क्वेश्चन वहीं की वहीं क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप सेम गैस को मिला रहे हो तो उस केस के अंदर आप लोगों का डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग क्या हो जाने वाली है, ज़ीरो हो जाने वाली है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पास। किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज की स्टेटमेंट क्या होने वाली, वो सब भी मैंने आपको आज दिखाया है। कल की क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपसे कहा था कि जो आपका डेल्टा एस मिक्सिंग है उसके फॉर्मूले को आप अभी के लिए याद कर लो, प्रूफ क्या होगा उसको मैं बाद में कराऊंगा। तो प्रूफ कर लेते हैं, अभी प्रूफ क्या है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई 3 गैसेस हैं, ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है, कंडीशंस मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ए गैस का आपने लिया N1 मोल, बी का लिया N2 मोल, सी का लिया N3 मोल। मिक्सिंग कैसे कर रहे हो आप, आइडियली कर रहे हो तो टेम्परेचर प्रेशर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो मान लीजिए टीपी टेम्परेचर प्रेशर है, टीपी टेम्परेचर प्रेशर, टीपी आपका टेम्परेचर प्रेशर। वॉल्यूम आपका जिसके अंदर मिला रहे हो वो आपका अलग हो सकता है, लेकिन डेल्टा वी मिक्सिंग आपकी क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब क्या, इनिशियल जितनी वॉल्यूम होने वाली, मतलब कि आपके पास V1 प्लस V2 प्लस V3 ये आपकी होगी इनिशियल वॉल्यूम। आप 3 गैस को मिला रहे हो, तीनों गैस का जो वॉल्यूम है उनका एडिशन आपका होगा इनिशियल वॉल्यूम। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लीटर O2 को मिलाया, 2 लीटर आपने N2 को मिलाया और 4 लीटर आपने क्या कर दिया, आर्गन गैस को मिलाया। तो जब आप इनको कंबाइन करोगे तो आइडियल मिक्सिंग वो होती है कि बनने के बाद कितना होगा इसका, 1 + 2 + 4, यानी कि आपके पास 7 लीटर की मिक्सिंग ही आने वाली है। इसको आप क्या बोलते हो, आइडियल मिक्सिंग बोलते हो। गैसेस को मिलाने वाली गैसेस का वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी जो ए गैस है उसका V1 वॉल्यूम है, बी गैस है उसका V2 वॉल्यूम है और सी गैस है उसका V3 वॉल्यूम है। जब आपने इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद टेम्परेचर प्रेशर तो सेम रहेंगे T और P, क्योंकि मिक्सिंग आपकी आइडियल है। वॉल्यूम चेंज होकर हो गया V फाइनल, V1 + V2 + V3 होगा, वो इक्वल क्यों होगा, क्योंकि मिक्सिंग आपकी आइडियल है। तो ये चीज़ आपने कर ली। अब बेसिकली जो आपका फॉर्मूला था डेल्टा एस का, वो उसका आप क्या यूज़ कर रहे हैं, जनरली जो फॉर्मूला आपके पास डेल्टा एस = NCV ln T2/T1 + NR ln V2/V1, ये आप अभी तक फॉर्मूला पढ़ते हुए आए थे डेल्टा एस का। अब आप यहाँ पर कह रहे हो कि आपकी कंडीशन जो है वो आइसोथर्मल कंडीशन है। अगर कंडीशन आइसोथर्मल है तो T1 = क्या हुआ, T2 हुआ। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये वाला पार्ट आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर भी आपके पास क्या है, V फाइनल होगा और V इनिशियल होगा। अगर मैं डेल्टा एस टोटल की बात करता हूँ तो V फाइनल और V इनिशियल भी यहाँ पर आपका सेम है और ये वाला पार्ट भी कट जाएगा। लेकिन एक तरीके से और मैं डेल्टा एस को कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं ए गैस के लिए अलग से निकालूँ, मैं बी के लिए अलग से निकालूँ, मैं सी के लिए अलग से निकालूँ और फिर उन तीनों क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो अगर मैं ए के लिए अलग से निकालूंगा तो उसके लिए मेरा V इनिशियल क्या है, V1 है। उसके लिए मेरा V इनिशियल क्या है, V1 है, क्योंकि मैंने V1 अमाउंट लिया है ए गैस का मैंने क्या अमाउंट लिया है, V1 अमाउंट लिया है। बी का मैंने कितना लिया है, V2 लिया है। सी का मैंने कितना लिया है, V3 लिया है। ऑक्सीजन गैस स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ 1 लीटर चैम्बर के अंदर थी। आपके बाद आपने दूसरी गैस ली, उसके आपका 2 लीटर का चैम्बर था। तीसरी गैस ली, उसका आपका 4 लीटर का चैम्बर था। लेकिन आपने बाद में उसको मिक्स करके एक बड़े चैम्बर के अंदर डाल दिया, जिसका आपका वॉल्यूम है 1 + 3 + 4, जितना भी मैंने लिया था उसके बराबर आपका वो वॉल्यूम होने वाला है। मान लीजिए आपने ए का लिया है 1 लीटर, बी का लिया है 2 लीटर और सी का लिया है आपने 3 लीटर। तो जो इसका चैम्बर होगा ये आपके पास होगा 6 लीटर का। अब यहाँ पर तो आपकी जो ए गैस है वो सिर्फ 1 लीटर के अंदर मूव कर रही है, लेकिन इस चैम्बर के अंदर आपकी जो ए गैस है वो फ्री है 6 लीटर के अंदर मूव करने के लिए। तो इस केस के अंदर जो आपकी ए गैस है वो पूरे 6 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, वो पूरे कंटेनर को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो आपकी ए गैस सिर्फ V1 वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही थी, लेकिन इस केस में वो पूरे V1 + V2 + V3 = VF, जिसको मैं V फाइनल बोल रहा हूँ, उसको वो पूरा ऑक्यूपाई कर सकती है। तो ए गैस के लिए फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ आपका, VF हुआ। इनिशियल वॉल्यूम क्या हुआ आपका,
V1 हुआ। उसी तरीके से मैं बी गैस के लिए बात करता हूँ, वी इनिशियल क्या होगा V2, वी फाइनल क्या होगा VF। सेम उसी तरीके से सी के लिए वी फाइनल क्या होगा VF, वी इनिशियल क्या होगा V3। तो उसी तरीके को मैं यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर एंट्रोपी का यूज़ कर दिया है। डेल्टा S1 हो गया आपके पास N1 R ln VF बाई V1, डेल्टा S2 हो गया N2 R ln VF बाई V2। इनके मोल्स अलग अलग थे तो मैंने N1 N2 और N3 लगा दिया। फाइनल वॉल्यूम तीनों गैस के लिए सेम है VF VF VF, लेकिन इनिशियल वॉल्यूम जो मैं लेकर चला हूँ वो मैंने यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम के अंदर लिख दिया V1 V2 V3। ये क्या है, एंट्रोपी चेंज कोरस्पॉन्डिंग टू ईच गैस। मैं हर केक के लिए क्या कर रहा हूँ, सेपरेटली यहाँ पर मैं उसे निकाल रहा हूँ। तो टोटल क्या हो जाएगी, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3। मैंने क्या किया, मैंने इनको यहाँ पर ऐड करके मैंने इसको आराम से लिख दिया। उसके बाद मुझे पता है कि जो आपका V फाइनल है, मिक्सिंग आपकी कैसी है, आइडियल। तो V फाइनल क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 आपका होने वाला। तो मैंने क्या कर दिया, VF की जगह मैंने V1 प्लस V2 प्लस V3 मैंने इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सिर्फ इसको उल्टा कर दूंगा। आप यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको पता है कि जो आपकी गैस है वो कैसी है, आइडियल गैस। इसका मतलब क्या, P1 इक्वल टू nRT है। इसका मतलब क्या, जो आपका P है कॉन्स्टेंट रहने वाला है, पूरे प्रेशर और टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट है तीनों गैस के लिए, इनिशियल स्टेट के अंदर भी और फाइनल स्टेट के अंदर। तो मैं पहली गैस के लिए आ रहा हूँ, क्या होगा, P इंटू में V1 इक्वल टू क्या N1 RT, P इंटू में V2 इक्वल टू क्या N2 RT, P इंटू में V3 इंटू में इक्वल टू क्या N3 RT। ये आपका निकल गया। ये आपने लगाइए आइडियल गैस इक्वेशन तीनों गैस के लिए सेपरेटली, और तीनों गैस के कोरस्पॉन्डिंग आपका प्रेशर और टेम्परेचर क्या था, सेम था। तो मैंने P और T लिया तीनों के अंदर, वॉल्यूम और मोल आपके पास अलग था तो मैंने ले लिया V1 और N1। R आपका सेम होता ही है। तो इस तरीके से आपने लिख दिया। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, आपका V1 क्या है, N1 RT बाई P, N1 RT बाई P। V2 क्या हो जाएगा, N2 RT बाई P। ये क्या हो जाएगा, N3 RT बाई P। अब ये आपके पास क्या है, नीचे V1 था, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए पहले केस के अंदर आपके पास क्या है, पहले केस के अंदर आपके पास नीचे क्या है, V1 है, सेकंड में क्या है V2 है, थर्ड में क्या है V3 है, ऊपर क्या है V फाइनल है। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया। N1 RT बाई P प्लस N2 RT बाई P प्लस N3 RT बाई P डिवाइडेड बाई क्या, N1 RT बाई P। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई N2 RT बाई P। ऊपर की कंडीशन सब कुछ क्या है, सेम है। तो RT बाई P RT बाई P RT बाई P यहाँ से कॉमन लेके मैं नीचे से उसको काट दूंगा। तो क्या बच गया, N1 प्लस N2 प्लस N3 डिवाइडेड बाई N1। यहाँ पर क्या बच जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 डिवाइडेड बाई क्या, N2। उसी तरीके से आगे क्या बचेगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 डिवाइडेड बाई N3। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या, आपको पता है कि ln का a बाई बी क्या होता है, इक्वल टू माइनस का ln b बाई ए होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उल्टा कर रहा हूँ, साथ में क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा। तो मैंने इसको जब उल्टा करूंगा तो क्या हो गया, N1 अपॉन में ये क्या है आपके पास, N1 N2, ये आपके पास क्या है N टोटल। इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ NT से। तो ये आपके पास हो गया N1 अपॉन में NT, साथ में मैंने क्या लगा दिया, बाहर माइनस। माइनस मैंने यहाँ पर ही बाहर लगा दिया N2 अपॉन में NT, माइनस मैंने यहाँ बाहर लगा दिया N3 अपॉन में NT। अब N1 अपॉन NT क्या हो गया आपके पास, ये तो आपका क्या होता है, ये तो आपका X1 होता है। ये आपका क्या होता है, ये तो आपका X2 होता है। ये आपका क्या होता है, ये तो आपका X3 होता है। अब इसको मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, आ गया वो देखिए। ये आपका क्या है, ये आपका है X1, ये आपका क्या है, ये आपका है X2, ये आपका क्या है, ये आपका है X3। अब बेसिकली क्या हो रहा है, मैं माइनस को यहाँ से कर देता हूँ, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा N1, R को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, माइनस R को मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। क्या बच गया आपके पास, N1 ln X1 प्लस N2 ln X2 प्लस N3 ln X3। ये आपके पास बनकर आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने समेशन को लगा दिया, माइनस का R समेशन ऑफ I की वैल्यू 1 से लेके N तक, जितने भी आपके पास नंबर ऑफ गैसेस मिक्स करेंगी Ni प्लस Li इंटू में ln Xi। ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया डेल्टा S का। तो इस तरीके से फॉर्मूला बना है, इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। डेल्टा जी को अगर मैं डिराइव करना चाहूँ तो डेल्टा जी के लिए तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा H माइनस का T डेल्टा S। इसको मैंने डिराइव कर लिया, तो यहाँ से आप लोग इसको भी इजीली डिराइव कर सकते हो, तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़ा, बेसिकली हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो हमने अभी तक पढ़ रहे थे एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग के अंदर, आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड मैंने आपको आज कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। उसके बाद मैंने आपको नई बात में सिर्फ आज गिब्स पैराडॉक्स कराया है। उसके बाद मैंने आपको डेरिवेशन कराया है, कैसे आप लोग डेल्टा एस मिक्सिंग के फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ आपको याद हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए, कैसे आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। तो आज ही क्लास के अंदर हम लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने आपको जो आज क्वेश्चंस कराए हैं, 8 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं, उनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग भी साथ साथ पढ़ रहे हो।
थोड़ा मोटिवेशन मिलता है उससे हमें कि आप लोग पढ़ रहे हो। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग आपके लिए नए नए लेक्चर्स को जो है वो ज़्यादा एनर्जेटिकली बनाने की कोशिश करें। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक बटन को भी प्लीज़ दबाइए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।